आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में पीटी उषा ने धामी से मुलाकात की है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल के लिए न्योता दी है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल शुरू होंगे और इसी महीने कार्यक्रम का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए आमंत्रित किया। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के पहले राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है और सभी तैयारियां हम पहले से कर रहे थे। इसलिए ये खेल बड़े अच्छे होंगे, बहुत भव्य तरीके से होंगे और जो पहले के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उन राष्ट्रीय खेलों से भी हम निश्चित रूप से वहाँ के खेलों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी और अच्छा करने के लिए हम काम करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उत्तराखंड में दरअसल 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा और यहां पर मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की है। इसी महीने कार्यक्रम का स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले हैं यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंगलौर में खेल महाकुंभ को लेकर बैठक, विकास खंड कार्यालय के सभागार में हुई मीटिंग। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने इसकी अध्यक्षता की। शिक्षा विभाग के न्याय पंचायत प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे। खेल विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से खेल होंगे। बच्चों को हिस्सा लेने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। शिक्षा विभाग ने न्याय पंचायत प्रभारियों के साथ क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप ने बैठक की, जिसमें शिक्षा विभाग के न्याय पंचायत प्रभारी मौजूद थे। बैठक के दौरान होने वाले खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने नारसन विकास खंड में सभी बच्चों के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने के लिए इच्छुक बच्चे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक न्याय पंचायत स्तर पर और 6 नवंबर से 10 नवंबर तक विकास खंड स्तर पर सभी खेल होंगे। सभी खेलों में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के न्याय पंचायत प्रभारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। खेल विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से दरअसल खेल जो है वो कराए जाएंगे। विकासखंड कार्यालय के सभागार में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल खेल महाकुंभ जिसका आयोजन किया जाना है उसे लेकर ये अहम बैठक होनी है। ये सारी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारा जो सचिव साहब हमारे सामने बैठे हैं पोखरियाल जी,
इन्होंने आज मीटिंग ली है। मीटिंग लेके जो पूर्व में जो शुरुआत हुई थी उसकी आज समीक्षा की गई है। हम कहाँ तक पहुँचे और हमें कब तक अपने लक्ष्य को कंप्लीट करना उसकी डेट डिसाइड कर ली गई है। अगली मीटिंगों में हम सभी शिक्षकों को और जहाँ से हमारे बच्चे आएंगे गेम्स के लिए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 पे हमारी प्रायोरिटी है। देखिए, खेल महाकुंभ जैसे विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं। ये इस बार का आयोजन हमारा न्याय पंचायत स्तर से, विगत वर्ष की भांति न्याय पंचायत स्तर से, फिर विकासखंड स्तर, जनपद स्तर और उसके बाद राज्य स्तर पे आयोजित किया जाना है। फिलहाल जो हमारा अभी आज हमने एक बैठक आयोजित की है जिसमें हमारे द्वारा न्याय पंचायत स्तर और विकासखंड स्तर पे होने वाले खेल महाकुंभ की तिथियां और स्थल हमने आज निर्धारित किए हैं। आज की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा भी बताया गया है कि कल आपके द्वारा भी एक बैठक का आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम धामी को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में गतिविधियां तेज हैं। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में यूसीसी की रूल्स एंड फ्रेमवर्क कमेटी के इस रिपोर्ट की आखिरी दौर की तारीख तैयारियां जो है वो हैं। जल्द ही इस रूल बुक को सीएम धामी के सामने पेश किया जाएगा। यूसीसी को लेकर ये बड़ी खबर है। देखिए, उत्तराखंड इकलौता ऐसा राज्य है, पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू होने वाला है। दरअसल अगर भारत की बात कर लें तो यूसीसी गोवा में भी है, लेकिन आजादी के बाद अगर किसी राज्य की बात कर लें तो उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू होने वाला है। समिति ने 500 पन्नों की रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी दे दी है। सीएम के सामने रूल बुक पेश की जाएगी। यूसीसी को लेकर ये बड़ी खबर, सीएम के सामने अब रूल बुक पेश की जाएगी। दरअसल 500 पन्नों की रिपोर्ट जो है उसे अंतिम रूप दिया गया है। लगातार समिति इस काम में लगी हुई थी और कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पे लगा दी गई। अब वो रूल्स प्रिंट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे प्रिंटिंग के बाद तो यथा समय उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि इतने समय में जरूर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो कदम था रूल बनाने का, ये तो इसीलिए था ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। अब रूल बन गए, आगे की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होती हैं, वो गवर्नमेंट में जिस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव जाता है, वो तो प्रक्रियात्मक बातें हो गई। फिर जो इस काम में जो कर्मी लगेंगे उनके प्रशिक्षण की भी बात आएगी, फिर एक अभियान के रूप में इसको चलाने की बात आएगी। ये सब प्रशासनिक बातें होंगी, लेकिन जहां तक उसका कोर था वो सब अब तैयार हो गया है और अब कोड को लागू करने के जो भी उसके की जरूरतें थी वो सारी पूरी कर दी गई। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। यूसीसी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता लाने के लिए यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही है। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। समान कारण पर ही तलाक दिया जाएगा, ये भी इसके तहत कहा जा रहा है। लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा अगर यूसीसी लागू होता है तो। वहीं विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में भी सभी के लिए एक ही नियम होगा। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता आएगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम लागू नहीं किया जाएगा। समान कारण पर ही तलाक मिलेगा, यानी पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे।
अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस नियम से अनुसूचित जनजातियों के लोगों को छूट होगी। तो यूसीसी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि यूसीसी लागू जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या बदलाव आएंगे और क्या समानताएं होंगी। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस का सर्वे शुरू हो गया है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस का सर्वे शुरू हो गया है। आम लोगों से इसका फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाएगा। हाईकमान टिकट देने का फैसला करेगा। चुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस में कई दावेदार हैं और दावेदारों की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के सामने बीजेपी के गढ़ को चुनौती देना और इस गढ़ को भेदने का एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे पहले गुटबंदी पर अंकुश लगाने के लिए मोर्चे पर उसे परीक्षा देनी होगी। केदारनाथ विधानसभा में आगामी उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सर्वे शुरू किया है। पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। उसके बाद प्रत्याशी तय होंगे, लेकिन कांग्रेस में टिकट के लिए कई दावेदार हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। बीजेपी के गढ़ को भेदें कैसे? बिल्कुल चारुल, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों अपनी ताकत झोंक रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने करीब करीब जो है अपने जितने भी मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उन सभी को वहां पे लगा दिया और उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम भी रखा गया है कि आप इतने बजे इस दिन पहुंचेंगे, फला मंत्री इस दिन, चाहे सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो, धन सिंह रावत, तमाम जो मंत्री हैं उनको जो है वहां पे लगाया गया। और साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में जो है अपनी तैयारियां हैं, इसके लिए कांग्रेस सर्वेक्षण कर रही है। सबसे पहले वह कांग्रेस वहां पे रेकी करेगी प्रकार से हो सके और साथ ही साथ उस चुनाव में कैसे हम जीत हासिल कर सकें, ये कांग्रेस का मेन मोटिव रह रहा है। कि क्योंकि दो उपचुनाव हुए, चाहे वो मंगलौर हुए और चाहे बद्रीनाथ सीट में हुए, उसमें कांग्रेस को जीत मिली है। तो अब वही जीत कांग्रेस को तीसरी विधानसभा में कैसे मिले, इसको लेकर के पूरी रणनीति बनाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अनुज, जैसे केदारनाथ में अगर हम देखें तो जिस तरीके से काम कराए गए हैं बीजेपी के द्वारा और खासकर आपदा के बाद जिस तरह से सूरत हाल बदला गया केदारनाथ का, ऐसे में ये माना जाता है कि मजबूती जो है वो बीजेपी के पक्ष में वहां पर है। और ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस की रणनीति कैसी हो सकती है कि उस गढ़ को भेदने की कोशिश कर पाए? बिल्कुल चारुल, एक चीज जरूर है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के वहां पे जो सौगातें की, करीब 1750 करोड़ की जो सौगातें वो मुख्यमंत्री ने केदारनाथ उपचुनाव को दी। और अब कांग्रेस की वही अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी की स्थिति मजबूत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस जब 2 उपचुनाव जीत चुकी है तो कांग्रेस का ये कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव में हम जो गलतियां मैंने पहले चुनाव में करी है वो गलतियां न करके हम वहां पे सबसे पहले रेकी कराएंगे, पर्यवेक्षक रखेंगे, चाहे वो वहां का जो रुद्रप्रयाग का जिला अध्यक्ष है उससे हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर चारों देखने को मिलती है चुनाव में कि क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में करीब करीब कांग्रेस में 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस किसको टिकट देती है उपचुनाव में, किसको केदारनाथ से लड़ाती है, किसी बड़े चेहरे को लेकर के आती है या वहां के लोकल पर्सन को लड़ाती है, ये मेन चीज फोकस इस पे रहेगा कि वहां से केदारनाथ से कांग्रेस किसको टिकट देती है। और साथ ही साथ वहां पे जो रैलियां करनी है, चाहे वो स्टार प्रचारकों की रैली हो या अन्य कांग्रेसी नेताओं की रैली हो, किन किन की रैलियां वहां पे लगाई जाती है। क्योंकि बीजेपी ने तो
अपनी रणनीति बना ली है, पन्ना प्रमुख से लगा करके और केंद्रीय नेतृत्व तक केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के वहां पे रैली करने के लिए जरूर जाएगा। लेकिन वही कांग्रेस की अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस कितना आगे मजबूत स्थिति पे बैठ सकती है, क्योंकि 2 चुनाव जीती है। तो इसके बाद लेकिन से अनुज, अब 2 कांग्रेस सीटों पर चुनाव जीतना तो वही लोकसभा चुनाव के नतीजे एक तरफा बीजेपी के पक्ष में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर 2 सीटें प्रोत्साहित कर रही हैं तो ये 2 जो बड़े चुनाव हुए हैं इनके नतीजे कहीं ना कहीं हताश जरूर करेंगे कांग्रेस को। बिल्कुल चाहूँ, क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर चुनाव हुआ, ठीक है, इन दोनों चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को जीत मिली थी उत्तराखंड से। केवल ये जो 2 सीटें थी, क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट और आपके बद्रीनाथ विधानसभा सीट, ये कांग्रेस के पक्ष में जरूर गई ये सीटें उत्तराखंड में। लेकिन अब चूंकि केदारनाथ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नाक की चीजें हैं कि कौन इस सीट को जीत सकता है, कौन इस सीट पे बाजी मार सकता है। और ये बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, धाकड़ धामी के, चाहे वो यूसीसी के मुद्दे को लेकर के हो उस पे भी है, भू कानून को लेकर के उस पे भी है। और अगर बात करें बाबा केदार, क्योंकि केदारनाथ जो विधानसभा सीट है, बाबा केदार का आशीर्वाद किसे मिलता है, बीजेपी को मिलता है कि कांग्रेस को मिलता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू के 21 मरीज सामने आ गए हैं, 19 ठीक हो गए हैं। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए सघन अभियान चल रहा है। डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन सजग है, कर्मचारी लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं। 20 फॉगिंग मशीन से स्वच्छता में प्रशासन लगा हुआ है। देहरादून में डेंगू को लेकर जिला प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है और डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम के कर्मचारी लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में देहरादून के डीएम सविन बंसल ने स्वास्थ्य विभाग को 20 फॉगिंग मशीन देकर कर्मचारियों को स्वच्छता को लेकर और अधिक कार्य करने का निर्देश दिया है। इस दौरान देहरादून के सीएमओ संजय जैन भी मौजूद थे। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अभी तक देहरादून में डेंगू के 21 मरीज सामने आ गए हैं, जिनमें से 19 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। अभी 2 मरीजों का दून मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा आशा और अन्य वॉलंटियर्स को इस सघन अभियान में जिम्मेदारी दी गई है। अगले 1 से 2 दिनों में हम आगामी कार्यक्रम तय करेंगे और उसके तहत सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी तक भी हम लोग नगर निगम के सहयोग के लार्वी साइडल फॉगिंग एक्टिविटी कॉलोनियों में कर रहे थे। ये मशीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा घरों के अंदर जो हमारी आशा वॉलंटियर को लार्वा मिलना है उनके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो कल तक इसकी पूरी कार्य योजना बना के अपने मैन पावर हायर करते हुए इनको यहाँ अधिकतम हमको लार्वा मिलेगा जिन घरों में, उन घरों में लार्वी साइडल फॉगिंग एक्टिविटी अपने संसाधनों से उपलब्ध कराएं। हल्द्वानी में प्रशासन ने ऑटो चालकों का सत्यापन कार्य शुरू किया है। पिछले दिनों ऑटो में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी और अन्य आपराधिक वारदात के बाद लोगों ने लगातार ऑटो चालकों के सत्यापन की मांग उठाई। इसके बाद प्रशासन ने ऑटो चालकों के सत्यापन की कार्यवाही शुरू की। ऑटो चालकों को वर्दी और उनके आई कार्ड के साथ उनके ऑटो की फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद परमिशन दी जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया का निरीक्षण करने पहुंचे आरटीओ परिवहन और सिटी मजिस्ट्रेट ने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ करने का निर्देश दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि वाहनों के ऊपर सत्यापन नंबर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति ऑटो चालक की शिकायत कर सकता है। बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में और अन्य स्थानों पे वर्कशॉप कराई गई थी। उसके माध्यम से ऑटो चालकों के सत्यापन की काफ़ी वहाँ पर मांग आई थी। इसी साथ ही जो विभिन्न जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं हल्द्वानी के, उनके द्वारा भी समय समय पर इस तरह की मांग की जाती रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा भी की जाती है जब भी कोई घटना घटित होती है। उसी क्रम में परिवहन विभाग जिला प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों 3 व्हीलर्स के लिए एक SOP निर्गत की गई थी। उसके क्रम में हमारे द्वारा पुनः बैठक की गई और उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसी के क्रम में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक सत्यापन का यहाँ पर एक रोस्टर जारी किया गया है। इसमें जो वाहन के प्रपत्र हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, वाहन का सत्यापन किया जा रहा है, उसमें जो पार्टीशन लगा है वो स्थायी है नहीं है, और इसमें स्टिकर लगाए जा रहे हैं। एक स्टिकर जो ब्लू कलर का है उसमें रूट का नंबर डाला गया है और दूसरा जो येलो कलर का है वो हम सत्यापन क्रमांक उसमें जारी किया गया है। इसके साथ साथ
जो आकस्मिक स्थिति में, आपदा की स्थिति में या कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई संपर्क करना चाहता है, पुलिस का, आपदा का है, परिवहन विभाग का है और चिकित्सा विभाग के उनके नंबर अंकित किए गए हैं। विकासनगर में देर रात धर्मावला में मौजूद जिला पंचायत के बैरियर पर एक ट्रक और डंपर आमने सामने टकरा गए। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए यमुनानगर अस्पताल में भेजा गया। दुर्घटना की वजह जिला पंचायत के बैरियर को बताया गया। जिला पंचायत का शुल्क वसूल रहे कुछ लोगों ने अचानक ट्रक के सामने बैरियर को खिसका दिया, जिसके चलते ट्रक चालक का ट्रक से नियंत्रण खो गया। सामने से आ रहे डंपर से ट्रक जा टकराया। बागेश्वर में पिछले 10 सालों से गापानी के ग्रामीण पल्सों से गापानी कमेट पानी मोटर मार्ग की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश बागेश्वर प्रशासन की ओर से कागजों में सर्वे काम के बाद सड़क निर्माण कार्य के लिए कोई पहल नहीं की गई। गापानी कमेट पानी के ग्रामीणों के लिए सड़क एक सपना है, न जाने ग्रामीणों का सपना कब हकीकत में बदलेगा। 12 किलोमीटर रोज ग्रामीण पैदल आवाजाही करते हैं, पहाड़ों की मूलभूत समस्याओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। यह है कि जो आदमी बीमार हो जाता है, डिलीवरी केस हो जाता है और डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, बुढ़ा आदमी को हम डोली में लाते हैं, कहीं फिसल जाएंगे वो भी मरेगा और भी मरेंगे, ये भी परेशानियाँ है। और आने जाने की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं, बच्चों का कोई साधन नहीं है और दूर बच्चे जाते हैं तो डेरा लेना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में कमरा लेना पड़ता है। इतनी दूर से कैसे आएंगे वो। और उसके बाद मुख्य समस्या यार ठगते आ रहे, विभाग भी पूरी ठग रही है हमको, विधायक भी ठग रहा है, सब ठग रहे हैं हमको। देहरादून में सिख युवक की पगड़ी उतारने पर बवाल हो गया। सिख समुदाय ने इस पर हंगामा किया। चक्राता रोड पर देर रात बवाल हुआ। आपसी विवाद में सिख युवक की पगड़ी खुल गई। देहरादून के चक्राता में उस वक्त बवाल हुआ। देर रात 2 लोगों की लड़ाई में एक सिख की पगड़ी खुल गई, जिसके बाद सिख समुदाय के लोगों के बीच हंगामा हो गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, कहासुनी हुई। मौके पर पुलिस पहुंची तो जैसे तैसे काफी देर की समझाइश के बाद मामले को शांत कराया। सिख युवक गुरदीप सिंह अपने दोस्त के साथ जिम से लौट रहा था। शराब दुकान के पास सेल्समैन से गुरदीप का झगड़ा हुआ। दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें गुरदीप की पगड़ी खुल गई। देहरादून में पुलिस विभाग की एक बड़ी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर यह बैठक हुई है। तेरह अक्टूबर को अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं और इसे लेकर पुलिस विभाग की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और पार्किंग पर चर्चा की गई। रुड़की में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर की गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, खुशी जाहिर की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, तेज गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम किया, उसके लिए उसी की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के रुड़की जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उस खुशी को मनाते हुए, क्योंकि वहाँ की जनता ने महसूस कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता ने जो मतदान किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ पर ये महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास में काम करती है। हैट्रिक लगा दी। जम्मू कश्मीर में भी आप महसूस कर रहे होंगे कि जितना हिंदुत्व की सीट है टोटल की टोटल भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उनके गठजोड़ में भी आप देख रहे होंगे हरियाणा में जो वो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो जनता को भ्रमित कर रहे थे। वो पुराने लोग थे, पुराना वो एग्जिट पोल था जिसको कि वो बार बार उसको दिखा रहे थे जनता के सामने, जनता को भ्रमित कर रहे थे। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, कार्यशैली से प्रभावित होकर पूरा हरियाणा
जो है भाजपा में होगा। और अब देख लीजिए आप कि भाजपा में है और भाजपा की सरकार बन गई है हमारी और भारी मतों से सारे लोग जीते हैं। उत्तराखंड के मंगलौर में पोस्ट ऑफिस जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चे और उनके पेरेंट्स को पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की जानकारी दी गई। साथ ही डाक विभाग से जुड़ी अन्य जानकारियां और कामकाज के बारे में बच्चों को बताया गया। सप्ताह का तो ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर एक मंथ ही हम दे दे, पर्टिकुलर एक डेट ही दे दे। ये तो लाइफ टाइम के लिए है कि भैया ये एक वो होता है ना कि भाई हमारा 11 से हमारा ये डाक सप्ताह चल रहा था, इस उसमें जरा हमें अपने ऑफिस का ऐड के लिए, क्योंकि हमारे ऑफिस में क्या क्या स्कीमें चल रही उन सब के बारे में। अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है भैया कि नहीं हमें 11 तारीख तक ही करना है। ये तो लाइफ टाइम है, जब जो है कि स्पेशली हमारे ऑफिस में जैसा इंश्योरेंस का चल रहा है और सेविंग का हमारा है। मनी ऑर्डर कैसे होता है, अब डिजिटल युग जैसे बताया, डिजिटल युग आ गया है। बैंक से ज्यादा लोग हमारे ऑफिस से भरोसा करते हैं। ये तो हमारे दादाजी के टाइम से भी पुराना है, इतना तो बैंक आउटर में नहीं है जितना हमारा पोस्ट ऑफिस अपना आउटर में है, हर जगह गांव गांव ये मेरे ख्याल से ज्यादा। सर बच्चों को तो सबसे पहले सब चीज की जानकारी देगी। इवन सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम पे जरूरी है, सेविंग बहुत मस्ट है भाई। अब जैसे बच्चों का आज के टाइम में, मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, ले 100 रुपए ले लो बेटा, जाओ कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे जैसे अभी छोटे हैं, इनकी कैचिंग पावर अभी हम इनके दिमाग में जो बैठा देंगे आगे लाइफ टाइम तक ये चला। अभी बताएंगे सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या आज के टाइम पे, किस तरह से हमारे मदर फादर तक स्ट्रगल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं, इनके लिए मेहनत करते हैं। तो इनको भी उसी मेहनत को पता चलना चाहिए ना कि सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम, ताकि आगे जाने पे इनको दिक्कत ना पड़े बच्चों को अपना। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये हमारा डाक सप्ताह चल रहा है, नेशनल लेवल पे चल रहा है। और इसमें डाक विभाग की विभिन्न जो हमारी सेवाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। और ये वित्तीय सशक्तिकरण का चल रहा है, इसलिए हमने 11 तारीख को डाक चौपाल भी रखे हैं। डाक चौपाल में पब्लिक को अपनी सेवाओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं। और ये हमारा TLI RPLI का भी, महिला सम्मान स्कीम, आपका सुकन्या स्कीम, इन सब की जानकारी देके और इसमें सबसे बिजनेस इकट्ठे करने का हमारा इरादा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।